जो स्टूडेंट भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं एमएससी सेम 2 में, उसके लिए मैंने यहाँ आईएमपी क्वेश्चन के लिए एक लिस्ट बना कर रखा है। यहाँ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें वो वीडियो में पूरी क्लियरिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, वो तीनों में जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो आईएमपी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो आईएमपी क्वेश्चन का लिस्ट मैंने यहाँ बना के रखा है। ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, राइट इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, आपको मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है वो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन का मीनिंग आपको देना है, और उसका जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस के बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट इट्स प्लॉजिबल मैकेनिज्म। यहाँ आपको क्या करना है, ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, यानी ये रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन का नाम आपको लिखना है, और ये रिएक्शन है वो रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन करना है। आपको उसका मैकेनिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन, ये रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है वो आपको नेम उसका लिखना है, बाद में आपको उसका मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन, ये एक तो रिएक्शन है वो आइडेंटिफाई करनी है, और दूसरी के उसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, मैकेनिज्म एंड 3 एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग एमसीआर। एमसीआर का मतलब क्या है, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो, युगी रिएक्शन, बिगिनली रिएक्शन एंड मैनिक रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन है। तो 3 रिएक्शन में आपको क्या डिस्क्राइब करना है, आपको प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, यानी उसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन के ऊपर आप प्रिंसिपल जो पहले लिखते हैं वो प्रिंसिपल आपको लिखना है। बाद में क्या करना है, आपको उसका मैकेनिज्म, ठीक है, उसका मैकेनिज्म भी आपको लिखना है, और उसका 3 यूजेस यानी एप्लीकेशन, आपको 3 एप्लीकेशन है वो लिखनी है। ये तीनों रिएक्शन दी गई, और तीनों के तीनों रिएक्शन में आपको प्रिंसिपल, मैकेनिज्म एंड उसकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनोकैटालिस्ट। ऑर्गेनोकैटालिस्ट का जो भी मीनिंग है वो ऑर्गेनोकैटालिस्ट का मीनिंग आपको लिखना है। बाद में क्या लिखना है, गिव 3 एग्जाम्पल, और आपको उसका 3 एग्जाम्पल है वो 3 एग्जाम्पल है वो लिखना है। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गेनोकैटालिस्ट, ऑर्गेनोकैटालिस्ट का मीनिंग लिखना है। बाद में आपको क्या करना है, उसका जो 3 एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन 1 एंड 2, ये 1 एंड ये 2। ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ये दोनों रिएक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बाद में क्या करना है, एंड राइट इट्स एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, यानी यहाँ आपको ये रिएक्शन है वो आइडेंटिफाई करनी है, यानी उसका नेम लिखना है कि ये कौन सी रिएक्शन है वो आपको बतानी है। बाद में आपको क्या करना है, उसके जो प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं वो प्रोडक्ट भी आपको लिखनी है। तो यहाँ ये दोनों रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, यानी उसका जो भी नेम है वो नेम लिखना है। बाद में आपको क्या करना है, बाद में उसके जो भी यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन। कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन है उसका मीनिंग आपको लिखना है। और नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्जुगेटेड एंड डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। आपको क्या करना है, पहले तो कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन है वो कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन का मीनिंग लिखना है। बाद में आपको डिस्क्राइब क्या करना है, फैक्टर अफेक्टिंग, यानी ये रिएक्शन है कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन, उसके ऊपर जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आपको फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है। और दूसरा क्या है कि यहाँ कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन एंड डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, और उसका फैक्टर अफेक्टिंग भी आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखो, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको डिस्क्राइब द वर्नर वर्ड्सवर्थ एमोन्स रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वर्नर वर्ड्सवर्थ एमोन्स रिएक्शन है और रिएक्शन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन
पीटरसन ओलिफिनेशन, आपको क्या करना है, जो पीटरसन ओलिफिनेशन है वो पीटरसन एलिफिनेशन के लिए आपको क्या करना है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ पीडी, यहाँ जीरो लिखा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, कॉम्प्लेक्स विथ आर यूटिलाइज्ड इन द कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। आपको क्या करना है, उसका फोर स्ट्रक्चर यानी पीडी के ऊपर जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए आपको फोर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और बाद में क्या करना है, आपको जो कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है वो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 ये दोनों आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी उसका नेम क्या है वो नेम आपको लिखना है। एंड राइट इट्स एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, एंड दूसरा क्या उसमें है कि यहाँ प्रोडक्ट कौन सी मिलती है आपको, वो प्रोडक्ट भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, और यहाँ जो भी उसकी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड टू एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग पीडी कैटालिस्ट रिएक्शन। यहाँ पीडी कैटालिस्ट का जो यूज होता है वो यूज है सुजुकी रिएक्शन, हैक रिएक्शन एंड सोनोगा सीरा रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन है, ठीक है। सुजुकी रिएक्शन, हैक रिएक्शन एंड सोनोगा सीरा रिएक्शन है, तो उसमें पीडी कैटालिस्ट का यूज होता है, और ये रिएक्शन है वो तीनों रिएक्शन का प्रिंसिपल लिखना है आपको, मैकेनिज्म लिखनी है, एंड उसकी दो दो एप्लीकेशन यानी उसका जो यूज़ है वो दो दो यूज़ आपको लिखना है। सुजुकी हैक एंड सोनोगा सीरा रिएक्शन है उसका आपको दो दो एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म, ये तीन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन, आपको यहाँ जो यहाँ 4 पॉइंट दिया है वो 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहला पॉइंट है ग्रोथर्स ड्रॉपर्स लॉ, सेकंड पॉइंट है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, थर्ड पॉइंट है क्वांटम लाइट, एंड फोर्थ पॉइंट है वो कासल्स रूल्स। ये 4 जो पॉइंट यहाँ दिया है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है make current pair from the following given list of photochemical transformation 1 to 5 and their corresponding name reaction and प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ जो पेयर है वो पेयर आपको कॉम्बिनेशन करनी है, यानी जो ये रिएक्शन है तो सामने वो कौन सी रिएक्शन है, नॉरिस टाइप 1 2 आपको ये कनेक्ट करना है। ये पहली रिएक्शन है तो कौन सी रिएक्शन है, ये पार्ट फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नेम रिएक्शन या तो प्रीलिमिनरी प्रोसेस है उसका पार्ट है। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी ABCD, तो आपको लिखना है पहले यहाँ 1 है तो 1 है तो उसमें कौन सी रिएक्शन है, नॉरिस टाइप 1 है 2 है 3, वो इस सामने लिखना है आपको, ठीक है। यानी आपको जो भी यहाँ सामने से जो करंट होता है वो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, उसके सामने उसका करेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ रैंडमली दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर ये पहले रिएक्शन के सामने उसका करेक्ट आंसर जो भी है लिखना है, दूसरे के सामने भी, थर्ड फोर्थ ऐसे आपको क्या करना है, रिएक्शन है तो रिएक्शन के सामने उसका जो भी नेम है वो नेम आपको लिखना है यहाँ, ठीक है। तो ये रिएक्शन के साथ उनमें से कौन सी रिएक्शन है तो यहाँ आपको कनेक्ट करनी है, ठीक है। कहने का मतलब है पहली रिएक्शन है तो वो रिएक्शन कौन सी है, नॉरिस टाइप 1 है 2 है 3 है, या तो पेटर्नोबुची रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है तो आपको यहाँ सामने वो लिखना है आंसर, ठीक है। आगे देखो 14 क्वेश्चन है जो वो है एक्सप्लेन जोब्लोंस्की डायग्राम इन डिटेल। आपको क्या करना है, यहाँ जोब्लोंस्की डायग्राम है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो एक्सप्लेन करनी है, और उसके बारे में आपको डिटेल है वो डिटेल बतानी है, ठीक है। आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन 1 एंड 2 विथ मैकेनिज्म। आपको क्या करना है, ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। 1 एंड 2 रिएक्शन है वो रिएक्शन कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ उसका नेम भी आप लिख दो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है तो उसका नेम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, 1 एंड 2 रिएक्शन है वो आपको कंप्लीट करनी है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ आपको मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन 1 एंड 2। यहाँ भी आपको क्या करना है, रिएक्शन है और रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन है उसका भी आपको नाम यदि आता है तो अच्छा है, तो आपको नाम लिखना है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है उसका नेम लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, बाद में उसका जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको अप्लाई करना है यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। यहाँ फोर्थ रिएजेंट आपको दिया है, उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसका जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, यहाँ आपको उसका AIBN, TMSCN, TBTH, DCC, ये जो 4 रिएजेंट यहाँ दिया है उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, वो केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ उसके बारे में स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड जस्टिफाई द योर आंसर। आपको क्या करना है, देखो यहाँ दोनों साइड में आपको रिएक्शन करना है, NBS के साथ, यहाँ भी NBS के साथ, लेकिन यहाँ वाटर प्रेजेंट है, यहाँ ईथर प्रेजेंट है, तो दोनों में से जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको लिखने हैं और उसका जो भी आंसर है वो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस प्रोडक्ट मिलते हैं वो तो आपको पता है, यहाँ वाटर एंड यहाँ ईथर, तो वो दोनों प्रोडक्ट आपको क्या करने हैं, जस्टिफाई करने हैं। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल 1 ही है लेकिन यहाँ प्रोडक्ट 2 मिलते हैं। यहाँ NBS के साथ प्रोडक्ट मिलती है, वो यहाँ भी NBS के साथ, लेकिन यहाँ वाटर है, यहाँ ईथर है, तो दोनों की प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है और बाद में जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना है, उसका आंसर है वो जस्टिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड एटलीस्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट। यहाँ देखो 3 रिएजेंट दिया है, TEM, PO, TBAB, DDQ, ठीक है। तो ये 3 रिएजेंट आपको दिया है, 3 रिएजेंट में आपको क्या करना है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको लिखना है और उसकी 4 एप्लीकेशन, यानी ये तीनों है तो तीनों में 4 एप्लीकेशन है, वो 4 एप्लीकेशन आपको ये रिएजेंट के लिए देनी है, यानी उसका यूज़ जो होता है तो वो 4 यूज़ आपको लिखना है एंड उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे। देखो यहाँ मैंने ये लिख रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट IMP टॉपिक है, वो यहाँ भी मैंने यहाँ 2 फाइल है, वो 2 फाइल में लिख रखा था, तो पहली फाइल मैंने कंप्लीट करवा दी। आगे देखो मैंने यहाँ भी क्वेश्चन कुछ लिख रखे हैं, क्योंकि वो भी IMP क्वेश्चन है, तो IMP क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। आगे भी हमने बताया था कि वो आगे भी यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है वो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रिएक्शन है और डिफरेंट है, तो आपको मीनिंग तो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है, यानी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है और मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है वो आपको उसका मीनिंग पहले लिखना है। व्हाट आर मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, आपको क्या करना है, पहले तो आपको मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है उसका मीनिंग आपको लिखना है। बाद में क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट इट्स प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, रिएक्शन है, रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है, यानी ये रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, उसका नेम क्या है, वो नेम आपको लिखना है और बाद में यहाँ जो भी प्रोडक्ट आपको मिलती है वो प्रोडक्ट आपको लिखनी है, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड रिएक्ट इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट इट प्रोड्यूस्ड अल्फा एक साइक्लोक्सीएमाइड डेरिवेटिव, ठीक है। ये साइक्लोक्सीएमाइड डेरिवेटिव है। यहाँ देखो यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल भी दे दिया और प्रोडक्ट भी दे दिए। यहाँ आपको क्या करना है, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड है वो रिएक्ट आपको सोलवेंट के साथ करना है, तो सोलवेंट का नाम यहाँ नहीं दिया, लेकिन उसमें से जो प्रोडक्ट, ये तीनों की रिएक्शन आप सोलवेंट के साथ करोगे तो उसमें से जो प्रोडक्ट मिलती है प्रोडक्ट यहाँ दे दी। प्रोडक्ट कौन सी है, अल्फा एसाइक्लोक्सीएमाइड। आपको क्या मिलेगा, अल्फा एसाइक्लोक्सीएमाइड डेरिवेटिव है वो मिलेगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कि उसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है और वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट दे दिए, आपको क्या करना है, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना है वो आपको लिखना है और बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन, यानी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। और आगे क्या करना है आपको, एंड राइट इट्स मैकेनिज्म, और आपको उसकी मैकेनिज्म भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल सॉल्वेंट नहीं दिया, प्रोडक्ट दे दी,
तो उसकी कौन सी रिएक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसका जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड, डिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड 3 एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ क्या किया, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन के लिए 3 रिएक्शन दे दी। तीन रिएक्शन में आपको क्या करना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, मैकेनिज्म लिखनी है एंड उसकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको 3 एप्लीकेशन लिखनी है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, ओनली 3 ही एप्लीकेशन आपको लिखनी है। प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म कंपलसरी लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन में आप कोई भी 3 एप्लीकेशन ले सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म वो तो कंपलसरी आपको लिखना ही है। उसमें देखो युगी रिएक्शन, ठीक है, पहली रिएक्शन है वो युगी रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है वो हैंड्स रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन है। तो ये तीनों रिएक्शन यहाँ दे दी, वो तीनों रिएक्शन में आपको प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन हो 3 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेडिक्ट appropriate product for following reaction and explain its stereoselectivity। आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो रिएक्शन दी वो रिएक्शन की प्रोडक्ट आपको लिखनी है और आपको एक्सप्लेन करना है उसकी जो स्टीरियोसिलेक्टिविटी। स्टीरियोसिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो कि यहाँ कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट मिलती है वो या तो स्टीरियो स्पेसिफिक है या तो स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव में कौन सी रिएक्शन है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी जो प्रोडक्ट मिली वो मेजर प्रोडक्ट है और माइनर प्रोडक्ट है, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिविटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट आपको लिखनी होगी, और स्टीरियो स्पेसिफिक होती तो आपको एक ही प्रोडक्ट यहाँ मिलती है। ठीक है, यहाँ 2 या तो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिल सकती है, तो आपको वहाँ स्टीरियो सिलेक्टिविटी करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर है कौन सी प्रोडक्ट माइनर है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये इक्वेशन में प्रेडिक्ट द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स स्टीरियो सिलेक्टिविटी। आपको क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है और बाद में आपको क्या करना है, वो रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करना है और उसके जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी यानी मेजर माइनर प्रोडक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन है, उसमें क्या किया कि राइट एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ 2 सीक्वेंस में दिया है, ये रिएक्शन है, यहाँ देखो ये जो भी यहाँ दूसरा जो भी रिएजेंट लिया वो डिफरेंस लिया, क्योंकि यहाँ देखो कौन सा BuMgBr, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ ग्रिग्नाइड है, वो ग्रिग्नाइड रिएजेंट ग्रिग्नाइड जो रिएजेंट है वो ग्रिग्नाइड ले लिया, तो ग्रिग्नाइड के साथ आपको रिएक्शन करनी है। लेकिन यहाँ ग्रिग्नाइड में क्या होता है, यहाँ CuBr प्रेजेंट है, यहाँ H2O प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में दोनों की प्रोडक्ट तो डिफरेंस ही मिलेगी, तो आपको ग्रिग्नाइड जो रिएजेंट है वो ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करनी है ये स्टार्टिंग मटेरियल के, यानी यहाँ जो आपको एस्टर दिया उसका रिएक्शन आपको ग्रिग्नाइड के साथ करना है। ये कार्बोनिल है तो कार्बोनिल का रिएक्शन आपको पता ही होगा कि ग्रिग्नाइड के साथ होता है, तो ग्रिग्नाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा बाद में यहाँ H2O यानी H+ और OH- है उसका अटैक होगा, यहाँ CuBr है तो Br- Cu+ है उसका अटैक होगा, तो उसमें से यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो जस्टिफाई आपको करनी है। ठीक है, तो यह रिएक्शन कंप्लीट करनी है और वो एक्सप्लेन करनी है। और दूसरी बात कि यहाँ जो सीक्वेंस आपको 2 सीक्वेंस दिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक, वो सीक्वेंस में जो भी रिएक्शन है वो रिएक्शन का आंसर आपको जस्टिफाई करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड 3 एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग ओलिफिनेशन रिएक्शन। यहाँ ओलिफिनेशन रिएक्शन आपको दे दिया, उसका प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म एंड 3 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल मैकेनिज्म तो आपको लिखनी है, लेकिन एप्लीकेशन में ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा नहीं लिखने हैं, आपको 3 एप्लीकेशन ही लिखनी है। ठीक है, ज़्यादा एप्लीकेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें पहला जो रिएक्शन है वो पहला रिएक्शन है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन के लिए आपको प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड उसकी जो 3 एप्लीकेशन है वो 3 एप्लीकेशन लिखनी है। बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है यहाँ वॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमन्स रिएक्शन है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट तीसरा जो रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन है बाइलिस हिलमैन रिएक्शन। ठीक है, बाइलिस हिलमैन रिएक्शन है, तो बाइलिस हिलमैन रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड उसकी 3 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो राइट एनी 4 स्ट्रक्चर ऑफ PD0 कॉम्प्लेक्स विच आर यूटिलाइज्ड इन कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, हाउ विल यू प्रिपेयर टेट्राकिस
ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट अ फोर स्ट्रक्चर ऑफ पीडी कॉम्प्लेक्स। पीडी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या करना है, उसका जो फोर स्ट्रक्चर है, फोर स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। और बाद में क्या करना है, कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है, वो कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है। बाद में क्या करना है, हाउ विल यू प्रिपेयर टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। और दूसरी है कि ये जो टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है तो वो कैसे प्रिपेयर होती है, यानी उसका प्रिपरेशन भी आपको कैसे मिलता है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है तो वो कैसे प्रिपेयर होता है, उसकी रिएक्शन एंड उसकी प्रिपरेशन आपको लिखनी है। आगे देखो, राइट कैटालिटिकल साइकिल। यहाँ देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या है, राइट कैटालिटिकल साइकिल फॉर स्टील क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। आपको क्या करना है, कैटालिटिकल साइकिल फॉर स्टील क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, स्टील क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी जो कैटालिटिक साइकिल है वो एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट, describe the principal substrate variation in catalytic cycle for the following PD catalyzed reaction। आपको क्या करना है, जो जिनमें PD catalyzed reaction है उसमें से आपको क्या करना है, तो आपको उसमें से डिस्क्राइब करना है उसका प्रिंसिपल, और बाद में क्या करना है, सबस्ट्रेट वेरिएशन एंड कैटालिटिक साइकिल। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। और उसमें टी यानी पैलेडियम कैटालिस्ट है उसका रिएक्शन में यूज़ किया होगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 रिएक्शन है, सुजुकी रिएक्शन, हैक रिएक्शन एंड सोनोगा-शिरा रिएक्शन है। वो तीनों रिएक्शन में आपको प्रिंसिपल, उसका जो सबस्ट्रेट वेरिएशन एंड कैटालिटिक साइकिल है वो तीनों आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ ए एन बी दिया है तो ए एन बी में आपको उसका आंसर है वो आंसर निकालना है। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं, पहला जो पॉइंट है उसमें क्या किया है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट विल प्रोड्यूस द एन पाई स्टार एंड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। एन पाई स्टार एंड पाई पाई ट्रांजिशन है, उसमें वेवलेंथ जो लाइट की जो वेवलेंथ कैसे प्रोड्यूस्ड है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट विल प्रोड्यूस द एन पाई स्टार एंड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन पाई स्टार ट्रांजिशन है, उसमें जो भी वेवलेंथ है लाइट के वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और हाउ विल यू ऑब्टेन दैट स्पेसिफिक लाइट, और उसकी जो स्पेसिफिक लाइट है वो कैसे ऑब्टेन होती है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। बी पॉइंट में देखो, डिफाइन, पहलो जो उसमें पहला पॉइंट है आपको डेफिनेशन ही यहाँ लिखनी है। पहला पॉइंट है तो क्वांटम लाइट है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और दूसरा पॉइंट है स्टार का आइंस्टाइन लॉ है तो आपको क्या करना है, स्टार का आइंस्टाइन लॉ के लिए एन क्वांटम लाइट है तो क्वांटम लाइट, ये दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग फोटो इंड्यूस्ड क्लीवेज। यहाँ क्या दिया है, गिव वन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग फोटो इंड्यूस्ड क्लीवेज। यहाँ फोटो इंड्यूस्ड क्लीवेज यानी एचवी कंडीशन में आपको रिएक्शन करनी है तो नॉरिस टाइप 1 एंड नॉरिस टाइप 2 है, उसमें आपको पता है एचवी कंडीशन में आप रिएक्शन करोगे, यानी वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल टाइप्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको उसका वन एग्जांपल लेना है और वो एक्सप्लेन करना है कि उसमें फोटो इंड्यूस्ड क्लीवेज कैसे होता है। तो नॉरिस टाइप 1 एंड नॉरिस टाइप 2 का वन एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है राइट अ नोट ऑन डी पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ डी पाई, यहाँ देखो मैंने पी आई लिखा, उसका मतलब है पाई। ठीक है, यहाँ डी पाई मीथेन है रीअरेंजमेंट, जो रीअरेंजमेंट का नेम है डी पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो डी पाई मीथेन रीअरेंजमेंट है उसके लिए आपको नोट लिखनी है, यानी शॉर्ट नोट आपको लिखनी है डी पाई मीथेन रीअरेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ एक्सप्लेन, देखो ये क्वेश्चन बार बार आया है तो ये आईएमपी क्वेश्चन है तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेन जेबलोंस्की डायग्राम इन डिटेल। आपको जेबलोंस्की डायग्राम है वो डायग्राम एक्सप्लेन करनी है और उसकी जो भी डिटेल है वो डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ पेटनोबुची रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम। आपको जो यहाँ रिएक्शन दिया वो रिएक्शन है पेटनोबुची रिएक्शन। पेटनोबुची रिएक्शन के लिए आपको प्रिंसिपल एंड उसका जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको जो फॉलोइंग रिएक्शन दिया है वो दिए रिएक्शन में सीक्वेंस दिया है, तो दो सीक्वेंस में उसका जो भी आंसर आपको मिलता है वो आपको यहाँ लिखना है। पहला सीक्वेंस में क्या, यहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलती है, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी, तो ये रिएक्शन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वो रिएक्शन सीक्वेंस में दिया है, यानी यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल दिया है, उसका रिएक्शन आप यहाँ उसके साथ करोगे तो यहाँ ये प्रोडक्ट मिलेगी। बाद में आपको जो भी ये प्रोडक्ट मिलेगी उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, तो उसमें से आपको बी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एनबीएस रिएजेंट विथ सुटेबल एग्जांपल। आपको क्या करना है, उसकी जो रेजियो सिलेक्टिविटी है एनबीएस रिएजेंट के लिए, ये रिएजेंट है एनबीएस, आईएमपी मोस्ट आईएमपी रिएजेंट है एनबीएस। ठीक है, वो बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एनबीएस रिएजेंट के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन रेजियो सिलेक्टिविटी। आपको उसकी जो रेजियो सिलेक्टिविटी है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, और दूसरा पॉइंट कि उसका जो एग्जांपल है वो सुटेबल एग्जांपल आपको देना है। ठीक है, एग्जांपल के साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है। जो रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एनबीएस है उसका एग्जांपल के साथ आपको क्या करना है, रेजियो सिलेक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब एटलीस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट। यहाँ जो फॉलोइंग रिएजेंट यानी 3 रिएजेंट दी है उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरी बात कि उसका जो 4 एप्लीकेशन है यानी उसका यूजेस है, वो यूजेस आपको 4 यूजेस है लिखना है, एटलीस्ट 4 लिखना है। ज़्यादा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मिनिमम 4 तो आपको लिखना ही होगा। ठीक है, यहाँ रिएजेंट दिया है डीसीसी, फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट, टीबीएबी और टीएमपीओ, ये तीनों रिएजेंट दिया है वो आपको पता है। तो तीनों रिएजेंट के लिए आपको क्या करना है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके बारे में आपको पॉइंट लिखना है, और एटलीस्ट आपको 4 एप्लीकेशन है वो लिखना है। ठीक है, ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा का पूरा आईएमपी क्वेश्चन था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के बारे में भी मैं ये वीडियो लेक्चर में आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट किया, आगे हम फिजिकल की बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी आईएमपी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो लिख के रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पहला पॉइंट है यानी पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही है। यहाँ मैंने जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन ही मैंने यहाँ लिया है, और बार बार वो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो लिख रखा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का आईएमपी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक्सप्लेन स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। पॉलीमर का ये जो चैप्टर है वो पॉलीमर चैप्टर का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर है वो एक्सप्लेन करना है। सेकंड यानी दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ मिसलेनियस रिएक्शन। आपको क्या करना है, मिसलेनियस रिएक्शन है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, आपको उसका वो जो अकाउंट है, गिव एन अकाउंट्स ऑफ मिसलेनियस रिएक्शन, तो मिसलेनियस रिएक्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है यहाँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर का जो भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या लिखना है, डिस्क्राइब द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन। यहाँ आपको क्या करना है, क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन है वो क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ देखो क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन है उसके बारे में आपको उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको आगे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्लॉक एंड ग्राफ्ट पॉलीमर्स। यहाँ आपको ब्लॉक एंड ग्राफ्ट पॉलीमर्स है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पॉलीमर है वो पॉलीमर में ब्लॉक एंड ग्राफ्ट पॉलीमर्स, यहाँ ब्लॉक पॉलीमर्स एंड ग्राफ्ट पॉलीमर्स है उसके लिए आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखो, राइट अ नोट ऑन कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको राइट नोट लिखनी है। ठीक है, यहाँ आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इनिशिएटिंग
फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। यहाँ आपको क्या करना है, आपको मेथड है वो एक्सप्लेन करनी है। कौन सी मेथड, तो के फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की जो भी मेथड है वो मेथड आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इनिशिएटिंग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, यानी स्टार्टिंग में जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए जो भी मेथड दी वो मेथड आपको लिखनी है। ठीक है। आगे देखो, डिस्कस कोपोलिमराइजेशन एंड इट्स काइनेटिक्स। आपको क्या करना है, जो कोपोलिमराइजेशन है वो कोपोलिमराइजेशन के लिए आपको डिस्कस करनी है, और दूसरी बात यह है कि उसके लिए आपको उसकी जो भी काइनेटिक्स का पॉइंट है वो काइनेटिक्स पॉइंट आपको यहाँ समझना है, यानी लिखना है। ठीक है। डिस्कस कोपोलिमराइजेशन एंड इट्स काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स एंड उसका जो डिस्कस है वो कोपोलिमराइजेशन के लिए आपको लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कैटायोनिक एंड एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। आपको क्या करना है, देखो पॉलीमर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पॉलीमर का चैप्टर है आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि यहाँ पॉलीमर का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। एक्सप्लेन कैटायोनिक एंड एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। यहाँ देखो एक्सप्लेन कैटायोनिक एंड एनायोनिक पॉलीमराइजेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन मोलिकुलर वेट कंट्रोल इन पॉलीकंडेंसेशन। आपको क्या करना है कि जो पॉलीकंडेंसेशन है, तो पॉलीकंडेंसेशन में मोलिकुलर वेट कंट्रोल करने के लिए जो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्लेन मोलिकुलर वेट कंट्रोल इन पॉलीकंडेंसेशन। ठीक है। पॉलीकंडेंसेशन में जो मोलिकुलर वेट कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रिएक्शन रूट ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए जो भी यहाँ रिएक्शन रूट है वो आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द रिएक्शन रूट ऑफ पॉलीफंक्शन कंपाउंड। ठीक है। पॉलीफंक्शन कंपाउंड के लिए, फंक्शनल कंपाउंड के लिए जो भी यहाँ उसका रिएक्शन रूट है वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन डायरेक्शन ऑफ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। आपको यहाँ क्या करना है, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन के लिए जो उसका मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यानी उसका जो मोनोमर है वो कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो डायरेक्शन में पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन देता है वो इसकी इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर की जो भी इफेक्ट है, ठीक है, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन में जो भी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के मोनोमर पे जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। देखो यहाँ मोनोमर डिफरेंट है और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, मैंने यहाँ साथ में लिख दिया, लेकिन यहाँ मोनोमर के बाद कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर है वो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा। ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मोनोमर यहाँ लिखा होगा, बाद में कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन डायरेक्शन ऑफ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आपको ये इफेक्ट है वो इफेक्ट आपको लिखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन। यहाँ 2 पॉइंट दिया है, वो 2 पॉइंट के लिए आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। यहाँ देखो राइट अ नोट ऑन, पहला पॉइंट है काइनेटिक्स ऑफ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। आपको क्या करना है, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स लिखना है। बाद में सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉन लीनियर पॉलीकंडेंसेशन। नॉन लीनियर पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, उसके बारे में आपको नोट लिखनी है। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ पॉलीकंडेंसेशन एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। यहाँ देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ पॉलीकंडेंसेशन एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। यहाँ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर है, उसमें जो भी फैक्टर अफेक्ट करता है कि उसका जो भी रिएक्शन रेट है, तो रिएक्शन रेट पे जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो फैक्टर अफेक्टिंग आपको लिखना है। यहाँ जो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर है उसके लिए जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन पे जो भी फैक्टर अफेक्ट करता है तो वो फैक्टर अफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डेफिनेशन ही देना है। यहाँ देखो डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन पूछी है ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ जीटा पोटेंशियल दिया है, जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको लिखनी है। एन क्रिटिकल मिसिलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ 2 डेफिनेशन है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी डेफिनेशन है वो लिखनी है। जीटा पोटेंशियल एंड क्रिटिकल मिसिलर कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों की आपको डेफिनेशन यहाँ पूछ ली। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक्सप्लेन सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, सरफेस एक्टिव एजेंट है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस अबाउट लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल। आपको क्या करना है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल है उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफाइन द टर्म। यहाँ 3 टर्म दिया है आपको, 3 टर्म के लिए आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसमें पहला जो टर्म है वो एड्सॉर्प्शन है, दूसरा टर्म है वो एब्सॉर्प्शन है। यहाँ एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन एंड सोर्प्शन। ठीक है, ये तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखनी है, एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखनी है, एंड सोर्प्शन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये तीनों डेफिनेशन है और डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में जो टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो भी इफेक्ट है, ठीक है, उसका जो भी इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस आपको डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसकी जो भी इफेक्ट है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है आपको, गिव द ब्रीफ एग्जाम। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का जो भी टाइप है वो टाइप आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का जो भी टाइप यहाँ है वो टाइप का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक्सप्लेन हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और आपको क्या करना है, एक्सप्लेन हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखो, राइट अ नोट ऑन। आपको नोट यहाँ लिखनी है, राइट अ नोट ऑन। यहाँ 2 पॉइंट दिया, वो 2 पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको यहाँ उसकी जो भी नोट है वो नोट आपको लिखनी है। पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ कंसंट्रेशन सेल है तो कंसंट्रेशन सेल में आपको 2 टाइप्स मिलता है, विथ ट्रांसफॉर्मेशन एंड विदाउट ट्रांसफरेंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहला पॉइंट जो दिया है वो पहला पॉइंट में पहला क्वेश्चन में क्या करना है, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, आपको विदाउट ट्रांसफरेंस का जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, NiF यानी निकल एंड आयन है उसका जो एक्यूमुलेटर है वो एक्यूमुलेटर आपको एक्सप्लेन करना है। यानी NiF एक्यूमुलेटर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। डिकम्पोजिशन पोटेंशियल है उसके लिए बारे में आपको लिखना है, यहाँ उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। डिकम्पोजिशन पोटेंशियल है उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये भी आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पॉइंट है, एक्सप्लेन एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए आपको जो उसका एलिमिनेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। आगे देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको एग्जांपल पूछा है। यहाँ आपको क्या दिया है, द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। यहाँ कंसंट्रेशन सेल है उसका जो EMF है वो आपको दे दिया है, ये उसकी वैल्यू है 0.0118 है। ठीक है, इतना वोल्ट आपको दे दिया और उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 25 टेम्परेचर आपको दे दिया। यहाँ देखो ये रिएक्शन दे दी PbSO4 CuSO4। तो यहाँ आपको पता ही होगा कि जो रिएक्शन है उसमें लेफ्ट साइड में है या तो राइट साइड में है, तो राइट साइड में होता है उसका ऑक्सीडेशन है और लेफ्ट साइड में है उसका ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में जो भी होता है उसका रिडक्शन है होता है। यहाँ उसने क्या किया, उसकी जो एक्टिविटी है प्लस और माइनस की एक्टिविटी है यहाँ CuSO4 के लिए यहाँ ब्रैकेट में दे दी, यहाँ भी दे दी। ठीक है,
तो आपको ये जो कौन सा एक्टिविटी है वो आपको यहाँ दे दी। तो आपको क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ Cu+2। Cu+2 के लिए आपको ट्रांसफरेंस है यानी विद ट्रांसफर या तो विदाउट ट्रांसफर है, तो वो ट्रांसफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको दे दी है। ठीक है, और आपको ये रूम टेम्परेचर यानी 25°C है वो टेम्परेचर आपको अप्लाई करके ये रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको करनी है। बाद में आपको ये ट्रांसफरेंस है वो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बता दिए। अगला वीडियो में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था, लेकिन उसमें क्या होता था कि उसमें पूरा का पूरा क्लियर नहीं दिखाई रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है यानी उसका जो आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में फिर से आपको बता दूं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से दिखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने यहाँ एमएससी सेम 2 के लिए आईएमपी क्वेश्चन है वो मैंने निकाला है। यहाँ देखो पहला जो पॉइंट है वो पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन है वो मैग्नेटिक केमिस्ट्री यानी जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 है उसमें ही आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट लिखनी है मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। आपको क्या करना है, आपको यहाँ दो थियरी है वो दो थियरी आपको एक्सप्लेन करनी है। कौन सी थियरी है, तो पहले देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और बाद में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है वो दोनों थियरी है वो दोनों थियरी आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको थियरी एक्सप्लेन करनी है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए आपको क्या करना है, उसकी थियरी एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, डिराइव द रुसेल सॉन्डर्स कपलिंग एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ P2 सिस्टम। आपको क्या करना है, P2 सिस्टम की हेल्प लेकर यानी उसका एग्जाम्पल आपको कंसिडर करना है। तो कौन सा एग्जाम्पल आपको कंसिडर करना है, P2 सिस्टम है वो P2 सिस्टम लेकर यानी उसकी हेल्प लेकर आपको रुसेल सॉन्डर्स कपलिंग है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रुसेल सॉन्डर्स इक्वेशन आपको यानी कपलिंग आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो P2 सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको P2 सिस्टम की हेल्प है वो लेनी है और बाद में आपको रुसेल सॉन्डर्स कपलिंग है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। आपको क्या करना है, यहाँ लेंथेनाइट सीरीज है तो लेंथेनाइट सीरीज के लिए आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए आपको राइट नोट लिखनी है। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज में जो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो भी पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है यानी उसके बारे में आपको नोट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिगेंड इन फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ फोर्थ एग्जांपल दिया है, फोर्थ एग्जांपल में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड यानी यहाँ ब्रैकेट में देखो यहाँ n लिखा है तो वो n कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो n आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ना होगा, बाद में कैलकुलेशन आपके हिसाब से होगी। क्योंकि पहले आपको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स है वो भी आपको पता होना चाहिए और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। बाद में ये नंबर ऑफ लिगेंड है यानी यहाँ n दिया तो यहाँ कितना लिगेंड होगा, 4 होगा, 6 होगा, यहाँ भी 4 6 कौन सा लिगेंड होगा और उसका नंबर कितना है वो नंबर आपको ये दोनों रूल्स यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर n 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स वो आपको अप्लाई करके ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको कितने लिगेंड है वो लिगेंड का नंबर आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस वन लिगेंड सिमिलर टू कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल के साथ जो भी सिमिलर लिगेंड है वो सिमिलर लिगेंड के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट देखो, राइट अ नोट ऑन वेकर प्रोसेस। जो वेकर प्रोसेस है उसके बारे में आपको नोट लिखनी है और उसको हम क्या बोलेंगे, स्मिथ प्रोसेस भी बोलेंगे। ठीक है, तो राइट अ नोट ऑन वेकर प्रोसेस या तो स्मिथ प्रोसेस है उसके बारे में आपको क्या करना है, नोट लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट नोट ऑन
हाइड्रोजिनेशन ऑफ आल्किन बाय विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज़ करके आपको क्या करना है, आल्किन में हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब आपको पता है H2 आपको ऐड करना है, ठीक है, वो भी आल्किन, आल्किन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और उसमें आपको H2 है वो ऐड करना है। लेकिन यहाँ आपको विल्किंसन कैटालिस्ट है, वो विल्किंसन कैटालिस्ट का जो वर्क है वो वर्क पता होना चाहिए, यानी वर्क कैसे करता है, तो वो साइन एडिशन करता है, एंटी एडिशन करता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन एडिशन करता है कि एंटी एडिशन करता है वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो ये आल्किन का जो हाइड्रोजिनेशन है वो हाइड्रोजिनेशन आपको इजी प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजिनेशन करना है आल्किन में, लेकिन विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज़ करके आपको हाइड्रोजिनेशन करना है। नेक्स्ट देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम एंड सोडियम की आपको डेफिशिएंसी है वो एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, और दूसरा पॉइंट उसका इम्पोर्टेंट जो भी है वो इम्पोर्टेंट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम एंड सोडियम की डेफिशिएंसी आपको लिखनी है और उसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाल एंड DTPA, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये बाल एंड DTPA है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट है वो लिखनी है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेटालो एंजाइम्स विथ इट्स फंक्शन एंड एग्जांपल। आपको मेटालो एंजाइम है वो मेटालो एंजाइम के लिए एक्सप्लेनेशन करना है और आपको उसका फंक्शन के बारे में और उसका जो भी एग्जांपल है वो एग्जांपल के बारे में आपको बताना है। यानी पहले आपको मेटालो एंजाइम है तो उसका एक्सप्लेनेशन करना है, बाद में आपको क्या करना है, उसका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, बाद में आपको उसका जो भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विथ इट्स फंक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ देखो, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो तब हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का रोल क्या है वो रोल आपको लिखना है, और दूसरी बात यह कि यहाँ उसका जो भी फंक्शन है वो भी आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का जो भी रोल, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जब होता है तब हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का जो भी रोल्स है वो रोल आपको यहाँ लिखना है, और बाद में उसका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिखना है। और नेक्स्ट देखो, डिस्कस इन डिटेल साइटोक्रोम। साइटोक्रोम है उसके लिए आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखना है, और उसकी जो भी डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ साइटोक्रोम के लिए लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल साइटोक्रोम। साइटोक्रोम की जो भी डिटेल है वो डिटेल आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फाजिन्स। फॉस्फाजिन का स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो फॉस्फाजिन्स है वो फॉस्फाजिन्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फाजिन्स। फॉस्फाजिन्स के लिए आपको क्या करना है, फॉस्फाजिन की जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फाजिन्स। फॉस्फाजिन्स के लिए आपको उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन करनी है। और नेक्स्ट देखो, व्हाट इज जियोलाइट्स। जियोलाइट का आपको क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है कि व्हाट इज जियोलाइट्स। जियोलाइट्स है वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है वो मीनिंग लिखना है। बाद में आपको क्या करना है, गिव इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन। आपको जियोलाइट्स का जो भी टाइप्स है वो टाइप्स एंड उसकी जो भी एप्लीकेशन, यानी उसका जो यूज़ होता है वो यूज़ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अ नोट ऑन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, ठीक है। यूनिट 5 में आपको पता ही है नैनो मटेरियल का पूरा यूनिट है वो दे दिया है। तो आपको नैनो मटेरियल का जो यूनिट है उसमें से आपको क्या करना है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल का टाइप्स एंड उसका जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन के बारे में आपको उसके जो नोट है वो नोट लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल में जो मेटल ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। नैनो मटेरियल का जो यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट, उसमें जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड के लिए आपको क्या करना है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है नैनो मटेरियल्स में मेटल ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड के लिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है और डिस्कस करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अ डिटेल नोट ऑन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर नैनो पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, यहाँ दो आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड XRD, ठीक है। यहाँ दो इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो दो इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको क्या करना है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो लिखना है, उसके डिटेल में आपको बताना है। उसकी जो भी डिटेल है, यानी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है सेम एंड XRD, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड XRD है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी जो भी डिटेल है वो डिटेल आपको लिखनी है इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि जो नैनो पार्टिकल में ये यूज़ होता है, उसका कैरेक्टराइजेशन यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी आपको बताना है। यानी ये दो इंस्ट्रूमेंट है, तो दो इंस्ट्रूमेंट में जो पूरा का पूरा डिटेल है वो डिटेल आपको लिखनी है, और उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द कॉज ऑफ इंटरेस्ट इन नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल में जो इंटरेस्ट यानी जो नैनो मटेरियल के बारे में कॉजेस दे दिया है आपको, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द